हेलो एवरीवन, सरल एजुकेशन में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं आपकी एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये है विलियम वर्ड्सवर्थ। अब आप देखें यहाँ पर आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये पोयम का नाम है। और मैं आपको बता दूं इस पोयम का एक नाम और है, इसको एक नाम जो है डैफोडिल्स, इस नाम से भी जाना जाता है। डैफोडिल्स है क्या? डैफोडिल्स एक प्रकार का फूल है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखो आप जरा, लेक दिखाई दे रही होगी आपको, पानी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये आपको फूल नज़र आ रहे हैं। इन सभी बातों का ही पोयम में वर्णन किया गया है। तो अभी हम समझेंगे आगे, तो आप थोड़ा सा इन पिक्चर को थोड़ा सा अच्छे से देख लें। ये जो पिक्चर्स है इसको आप अपनी नज़रों में रखें, क्योंकि इसी के आधार पर आपको पूरी पोयम बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखें जरा, आपको मैं पोयम शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि जो आपके सिलेबस में जो पोयम है और उन पोयम को हम पढ़कर समझ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं पोयम से रिलेटेड, जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने 10 बिंदुओं में अलग अलग बांटा हुआ है। और उसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपके एग्ज़ाम में पोइट्री से जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। और सबसे टफ टॉपिक अगर माना जाए आपके सिलेबस का तो वो पोइट्री ही है। केवल पोइट्री को हिंदी में समझ लेना, उसका अर्थ समझ लेना, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में पोइट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए हमने कुछ 10 बिंदुओं में एक ऐसे टॉपिक तैयार किए हुए हैं कि चाहे कोई भी छात्र हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का छात्र हो, या कोई नया व्यक्ति हो जो ये कहने वाला हो मुझसे कि सर हमें बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती है और पोइट्री को हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि आपने उस वीडियो को देख लिया तो पोइट्री आपको चुटकियों का काम लगने लगेगा कि हाँ सर इसमें से अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम कर देंगे। ऐसा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। तो चलें, हमने क्या ऐसा आपके लिए बनाया हुआ है और हम ऐसा क्या करने वाले हैं आपके लिए जिससे आपको पोइट्री बहुत ईजी लगेगी, तो वो हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखें जरा, पोयम शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पोयम की कुछ जानकारी देख लेते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं पोयम की। तो पोयम की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप ये समझें कि इसी प्रकार से जो जानकारी होती है पोयम की, उसी में से उसके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखो, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कोई भी एक स्टेंजा दे दिया जाएगा आपको पोयम का। अभी आप कुछ छात्र ये पूछेंगे सर स्टेंजा क्या होता है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं पोयम से संबंधित, हर एक पॉइंट को मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, तो चले हम समझेंगे अभी, और वैसे भी मैं बताता चलूँगा आपको। तो देखें, जब अगर कोई एक स्टेंजा दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो स्टेंजा है इसके जो पोएट हैं वो कौन है, तो ये पहला क्वेश्चन तो ये बनता है आपका। तो आपको करना क्या है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम इस पोयम में देखें कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड या डैफोडिल्स किसी भी नाम से आ जाए और आपसे पूछा जाए इनके पोएट कौन है, तो आप बताएंगे इनके पोएट कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इनके पोएट हैं, इनके द्वारा ये पोयम लिखी गई है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाता है तो ये किस एरा के पोएट हैं, तो आप बताएंगे रोमांटिक एरा के पोएट हैं। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी आपको। ये जो लाइन, एक एक लाइन जो है ये बहुत बड़े पैरा में अगर मैं लिख देता आपको तो मैं पढ़कर बताता कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है और ये जो पोएट हैं रोमांटिक एरा के पोएट हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ा पैरा करने से कोई मतलब नहीं था। उसको मैं समझा देता हूँ आपको, और आपकी जो नोट्स बनेगी एक कॉपी में वो मैंने आपके सामने एक पेज पर बना दी है। यदि आपने इतना भी याद कर लिया है तो आपका ये समझें कि 50 से 60% काम खत्म हो गया। बाकी जो मैंने अलग से वीडियो बनाया है वो मैं अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में, उसमें आपका काम पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये पहली बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। दूसरी बात, नोन एज। अब हम यहाँ देखें कि जो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड जो पोयम है
इसको और किस नाम से जाना गया है, मतलब जाना जाता है? तो हम देखेंगे ये है डैफोडिल्स। तो ये आपको याद रखना, डैफोडिल्स एक प्रकार का फूल है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और किस कलर का है? ये पीले कलर का फूल होता है, ठीक है। चलिए, ये देखिए यहाँ दिख रहे होंगे आपको डैफोडिल्स के फूल, ठीक है। चलें अब देखेंगे हम पोयम टाइप, ये किस प्रकार की पोयम है? तो ये जो है लिरिकल पोयम है, ठीक है। लिरिकल का मतलब जिसे गाया जा सकता है, ठीक है, इस प्रकार की ये पोयम है। अब आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये जो पोयम है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड या डैफोडिल्स, इसमें कितने स्टेंजा हैं? तो अब कुछ छात्र कहेंगे सर स्टेंजा क्या होता है? वैसे तो लगभग सबको पता होगा कि जैसे हम प्रोज में देखते हैं, ऐसे में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है ऐसा, ठीक है। ऐसे इसमें क्या होता है, इस प्रकार से अलग अलग पोयम में पैरा टाइप से जो होते हैं वो स्टेंजा कहलाते हैं। जैसे स्टेंजा फर्स्ट है, स्टेंजा सेकंड है। तो ये जो पोयम है आपकी कौन सी, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसमें कितने स्टेंजा हैं? 4 स्टेंजा से। तो आप यहां ध्यान रखें, ये कितने स्टेंजा होगा इसमें? 4, मतलब इस प्रकार के 4 स्टेंजा। और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइन है? ईच स्टेंजा हैज 6 लाइन। तो कितनी लाइन है हर उसमें? इसमें देखो 1 2 3 4 5 और 6, ऐसी 6 इसमें हो जाएंगी। फिर तीसरे वाले में भी 6 होंगी, चौथे स्टेंजा में भी 6 होंगी, ठीक है। इस प्रकार से ये 6 लाइन के कितने स्टेंजा हो गए हमारे पास? 4। तो 4 स्टेंजा हैं, हर स्टेंजा में 6 लाइन है। तो अपन देखेंगे 4 स्टेंजा हैं और हर स्टेंजा में कितनी लाइन है? 6। तो कितने हो जाएंगे? 24 लाइन्स हो जाएंगी हमारी। बात मेरी समझ गए ना कि 4 स्टेंजा हैं और एक स्टेंजा में 6 लाइन है। तो 6 लाइन कितनी बार हो गई हमारे पास? 4 बार। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना टोटल लाइन कितनी हो जाएंगी? 24। तो ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस पोयम में कितने स्टेंजा है, तो आपका आंसर होगा 4 स्टेंजा। इस स्टेंजा की मतलब हर एक स्टेंजा में कितनी लाइन है, तो हम बताएंगे इसमें 6 लाइन है। टोटल कितनी लाइन है इस पोयम में? कुछ भी नहीं पूछा जाए आपसे कि स्टेंजा कितने, बस ये पूछ लिया है कितनी लाइन है, तो आप बताएंगे इसमें टोटल लाइन है हमारी 24। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से मैंने जो वीडियो तैयार किया है, आपके हर एक पोयम का अलग अलग तरीके से तैयार किया है। आपको पूरी पोयम इतनी इजी तरीके से समझ में आने वाली है, आपको लगेगा कि पहले क्यों नहीं समझा हमने। तो देखें जरा, आगे हम देखेंगे। अब आपसे पोयम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो एक ये भी बनता है, राइमिंग स्कीम क्या है इसकी? राइम स्कीम क्या है? या तो राइम स्कीम के नाम से आएगा क्वेश्चन, या फिर राइम पैटर्न के नाम से आएगा। पैटर्न, तो कंफ्यूज नहीं होना, राइम स्कीम है या राइम पैटर्न है, ये किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे कि ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ ABCC, तो ये आया कहाँ से, कैसे बनेगा, तो ये भी हम आपको बताएंगे। ये राइमिंग पैटर्न है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आएगा आपको एक स्टेंजा दे दिया जाएगा एग्जाम में और आपसे पूछा जाएगा इसका राइमिंग स्कीम क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो चारों ऑप्शन में से आपको टिक कैसे लगाएंगे हम, कि ABCC लगाएं, कि ABDD लगाएं, कि ABEE लगाएं, जो भी उसमें दिए होंगे 4 ऑप्शन, कुछ भी 3 गलत दिए होंगे, तो कौन सा लगाएं। तो पहले हमें स्टेंजा से राइम स्कीम बनाना आना चाहिए, तो वो कैसे बनेगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसमें इस पोयम में वेरी सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। अब बात आती है, ये सेकंड जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मीटर। अब आप कहेंगे सर मीटर क्या होता है? तो आपने मीटर के बारे में हो सकता है सुना ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, हो सकता है कुछ छात्रों ने सुना भी हो, पढ़ा भी हो, तो कोई बात नहीं। अभी हम इस पोयम में समझ लेते हैं कि इस पोयम में जो है आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज़ किया गया है। कौन से? आयम्बिक टेट्रामीटर। जब मैं पहला स्टेंजा आपको समझाऊंगा उस समय आपको बता दूंगा कि आयम्बिक टेट्रामीटर होता क्या है। देखो, मीटर के कुछ नाम होते हैं,
तो मीटर के नाम किस प्रकार से होते हैं, अभी मैं वैसे ही नाम बता दूंगा आपको, फिर मैं समझाता हूँ आपको आगे। तो क्या होता है कि जैसे जो सिलेबल होते हैं उसके आधार पर मीटर के नाम बनाए जाते हैं। जैसे अगर सिलेबल 10 हैं, अब सिलेबल क्या होते हैं ये भी आपके मन में बात आएगी, तो अभी हम सब आगे समझने वाले हैं। जैसे 10 सिलेबल हैं तो 10 सिलेबल के अगर दो दो के जोड़े बनाएंगे तो कितने जोड़े बनेंगे, 5। तो जब संख्या 5 आती है तो उसे हम बोलते हैं फीट, 5 फीट, ये 5 फीट हो गए, ठीक है। और 5 फीट को क्या बोलेंगे हम, पेंटामीटर। ऐसे नाम होते हैं। अगर एक जोड़ा बनेगा तो वो 1 फुट होगा, और 1 फुट को बोलेंगे हम मोनोमीटर। 2 जोड़े बनेंगे मतलब 2 फीट होगा, तो उसको बोलेंगे हम डायमीटर। ऐसे 3 जोड़े बनेंगे तो ट्राईमीटर, 4 बनेंगे तो टेट्रामीटर, 5 बनेंगे तो पेंटामीटर, 6 बनेंगे तो हेक्सामीटर, 7 बनेंगे तो हेप्टामीटर, और 8 बनेंगे तो ऑक्टामीटर। ऐसे नाम होते हैं इसके, ठीक है, हम आगे समझेंगे। अब आयम्बिक क्या होता है, तो इसमें यहाँ ये देखा जाता है कि इसमें जो सिलेबल आ रहे हैं, जो सिलेबल का जो पैटर्न होता है, जैसे पहला सिलेबल अगर उसका अनस्ट्रेस्ड है, मतलब उस पर जोर नहीं दिया जा रहा, आराम से हम उसको बोल लेते हैं। और दूसरे वाले पे हमने देखा स्ट्रेस्ड है, मतलब जोर दिया जा रहा है थोड़ा बोलने में। तो इस प्रकार के पहला अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड, ऐसे दो दो जोड़े अगर बनते हैं तो वो कहलाता है हमारा आयम्बिक। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और किस प्रकार से हम इसको समझेंगे अभी हम आपको आगे बताएंगे। चलिए, तो अभी आपको इस पोयम का समझ में आ गया कि अभी हम एक बार देख लेते हैं। इसके जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, रोमांटिक एरा के कवि हैं ये। इसको एक और नाम से जाना जाता है, डैफोडिल्स के नाम से। लिरिकल पोयम है ये। इसमें 4 स्टेंजाज हैं, हर एक स्टेंजा में 6 लाइन है। इस प्रकार से 4 × 6 कर देंगे तो 24 लाइन्स हो जाएंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी राइम स्कीम जो है वो है ABABCC, ये इसकी राइम स्कीम है। आपको इस पोयम के उसमें इसको याद रखना है कि ये इस पोयम के लिए ही है ये राइम स्कीम, ठीक है। लैंग्वेज वेरी सिंपल है। मीटर इसमें कौन सा यूज हुआ है, इसमें हुआ है आयम्बिक टेट्रामीटर। टेट्रामीटर जो है तो ये किस प्रकार आयम्बिक किस लिए कहा गया है इसको, क्योंकि इसका जो पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड है। और ऐसे जोड़े कितने बने हैं इसमें, पूरी एक लाइन में 4 जोड़े बने, मतलब 4 फीट बने हुए हैं। जब 4 फीट बनते हैं इस प्रकार से, तो 4 फीट बनते हैं तो उसको बोलते हैं टेट्रामीटर। और चारों जो जोड़े बनते हैं वो इस हिसाब से बनते हैं, पहला अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड, पहला अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड, आयम्बिक कहलाएगा, ठीक है। चलिए थीम देखेंगे हम। थीम जो है इसकी ब्यूटी ऑफ नेचर है, मतलब ये नेचर से बहुत प्रेम करते हैं, नेचर के सौंदर्य का पूरा वर्णन किया गया है कवि के द्वारा, तो ये इसकी थीम है। पर्सन की अगर बात करते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन में ये पूरी पोयम लिखी गई है। चलिए अब देखें जरा पोयम को। हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पिक्चर को देखें ध्यान से। आपको पता है ये किसने लिखी ये पोयम, ये पोयम लिखी है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये बैठे हुए हैं गाड़ी में, ठीक। ये उनकी छोटी बहन है, क्या नाम है उसका, डोरोथी। अब ये अपनी बहन के साथ घूमने के लिए निकले हैं, क्या करने, ट्रैवलिंग के लिए निकले हैं। अब जब ये जाते रहते हैं तो क्या होता है कि इनको कुछ फूल दिखाई देते हैं। कौन से फूल दिखाई देते हैं, डैफोडिल्स के। देखो यहाँ देखो, इंस्पायर्ड बाय, ये प्रेरित क्यों हुए इस पोयम को लिखने के लिए। तो ये पोयम को लिखने के लिए वो प्रेरित किस प्रकार से हुए वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट ऑन 15 अप्रैल 1802। अब 15 अप्रैल 1802 की घटना है, ये तारीख भी है इसमें। एक घटना, क्या घटना हुई इनके संग घटित, देखो जरा। इन विच, जिसमें वर्ड्सवर्थ एंड हिज यंगर सिस्टर डोरोथी came across a long belt of daffodils while traveling in the Lake District of England।
जब ये जो पोएट हैं हमारे, कौन, वर्ड्सवर्थ, और जो उनकी बहन है साथ में, क्या नाम है, सिस्टर डोरोथी, ये जब घूमने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये, लेक डिस्ट्रिक्ट में घूमने जाते हैं। कहाँ है ये लेक डिस्ट्रिक्ट, इंग्लैंड में। ये ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, ये यात्रा के लिए जाते हैं। तब ये क्या करते हैं, डैफोडिल्स का जो है एक लॉन्ग बेल्ट इनको दिखाई देता है। लॉन्ग बेल्ट से मतलब है एक दूर तक फूल ही फूल नजर आते हैं। वो जिधर देखते हैं, जहाँ वो चलते जाते हैं रास्ते में, किनारे किनारे चलते जाते हैं झील के किनारे किनारे, तो वो देखते हैं कि फूल ही फूल हैं, मतलब फूल, उन्हें फूल ही फूल नजर आते हैं जहाँ देखते हैं। एक लंबा बेल्ट, मतलब बहुत दूर से वो पीछे तक बहुत सारे फूल निकल गए और आगे भी फूल ही फूल हैं, ऐसा इनको दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें जरा, तो इससे वो बड़े प्रभावित हो जाते हैं। कौन, जो हमारे पोएट हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो उनके मन में आती क्यों ना इस पर एक डैफोडिल्स पर पूरी पोयम ही लिख डालें, तो उन्होंने पोयम लिख डाली। ठीक है, चलिए अब कब लिखी इन्होंने पोयम, ये है अपना रिटन इन 1804, ये 1804 में लिखी गई है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807, तो आपको याद रखना है कि 4 में लिखी गई है और पहली बार पब्लिश कब की गई थी, ये 1807 में। ठीक है, इनका एक कलेक्शन था इन पोयम्स इन 2 वॉल्यूम, इसमें इसको प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया गया था। एंड अ रिवाइज्ड वर्जन वाज पब्लिश्ड इन 1815, ये आपको याद रखना है कि जब इसका रिवाइज वर्जन पब्लिश किया गया था तो वो कब किया गया था, 1815 में, मतलब 1815 में। तो 3 डेट आपको याद रखना है। लिखी कब गई थी पोयम, 1804 में। पब्लिश कब की गई थी पहली बार, 1807 में। और किस वॉल्यूम में की गई थी ये, इन 2 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश की गई थी। और रिवाइज वर्जन जो था इसका कब पब्लिश की गई थी वो पोयम, 1815 में। तो इसका जो रिवाइज्ड वर्जन आया था वो पब्लिश किया गया था 1815 में। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखें जरा, हम पोयम को शुरू करने से पहले थोड़ी सी इसकी समरी समझ लेते हैं कि हुआ क्या था और क्यों लिखी पोयम। तो देखें, सबसे पहले हम देखें, द पोएट वंस गोज फॉर अ वॉक इन अ क्वाइट कंट्री साइड प्लेस कोल्ड गोवेरो। अब क्या है देखो, वो जो घूमने जाते हैं जहाँ पर, और जो वो जगह होती है लेक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर इनको फूल ही फूल नजर आते हैं, उस पार्क का क्या नाम होता है, उस जगह का क्या नाम होता है, इसको बोलेंगे हम गोवेरो पार्क। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस पार्क का क्या नाम है, तो आपको ये नाम याद रखना है। इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, और वो जो पार्क था वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में था, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। ठीक है, while walking he stops and looks carefully at the flowers around him। और वो क्या करते हैं, जब उनको फूल ही फूल नजर आते हैं तो वो क्या करते हैं, रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, और केयरफुली, बहुत ध्यान से उन फूलों को देखते हैं। वो कौन से फूलों को, जो उनके आसपास उन्हें नजर आते हैं, उन फूलों को बड़े वो ध्यान से देखते हैं। फिर भाई फूलों को जब वो ध्यान से देखते हैं तो क्या क्या देखा उन्होंने, ही वॉचेज देम क्लोजली, और वो पास से आकर उन्हें देखते हैं, एंड फील्स देयर ब्यूटी विथ हिज हार्ट, और उनकी जब वो सुंदरता देखते हैं कि कितने सुंदर फूल हैं, कितने प्यारे फूल हैं, तो वो उनका मतलब अपन कहते हैं ना दिल छू जाना, तो उनका दिल छू जाती है वो सुंदरता, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं उनको वो फूल। अब क्या होता है, द ब्राइट फ्लावर्स मेक हिम फील चेयरफुल, और वो जो चमकीले फूल थे, गोल्डन, मतलब पीले कलर के थे, बिल्कुल गोल्डन जैसे नज़र आ रहे थे, सुनहरे सुनहरे नज़र आ रहे थे, तो उनको मतलब इतने अच्छे लगते हैं कि उनको कैसा फील होता है, उनको बहुत खुशी फील होती है, प्रसन्नता फील होती है, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनका मन खुश हो जाता है। फॉर सम टाइम ही फॉरगेट्स एवरीथिंग एल्स एंड फील्स ट्रूली हैप्पी, और वो कुछ समय के लिए तो सब कुछ भूल जाते हैं,
मतलब फूलों की सुंदरता उनको इतनी भा जाती है, इतनी अच्छी लगती है कि वो उनकी सुंदरता देख के कुछ ऐसी बातें होती हैं, वो उस समय के लिए सब बातें, अपनी चिंता फिक्र जो भी है, दुख तकलीफ सब भूल जाते हैं और वास्तव में उनको वो सच्ची खुशी प्रदान करते हैं। फूल, जो फूल हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, अंडरस्टैंड हाउ हेल्पफुल दिस ब्यूटीफुल सीन विल बी फॉर हिम इन द फ्यूचर। अब आपको पता होगा कि जो इन्होंने ये नज़ारा देखा है, ये उन्होंने दृश्य देखा है, तो ये भी नहीं जानते कि अब इस नज़ारे ने, इस मतलब मनमोहक नज़ारे ने, मनमोहक दृश्य ने, जो सुंदर नज़ारा इन्होंने देखा है, इस नज़ारे ने इनके जीवन में एक ऐसा, अपन जिस कहेंगे कि एक ऐसी चीज़ जुड़ गई इनके जीवन में कि जिसे अब ये खुद नहीं जानते कि इनके जीवन में क्या अच्छा हो गया है, मतलब भविष्य में इनको उससे क्या मदद मिलने वाली है, वो खुद नहीं समझते इस बात को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लेटर। अब ये क्या होता है, बाद में फिर चले जाते हैं घर, देख लेते हैं फूल, और अब ये जो नज़ारा था इनके मन में हमेशा के लिए बस गया है, मन के अंदर आ गया है। अब क्या होता है, लेटर इन लाइफ, बाद में जब जीवन में कभी भी, व्हेन ही इज रेस्टिंग एट होम एंड फीलिंग लोनली, सैड और वरीड, और बाद में जब कभी ये घर पे अकेले बैठे होते हैं, अकेले मतलब आराम कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, कहाँ पर, घर पर, कैसा महसूस करते हैं वो, जब आराम करते हैं तो अकेला महसूस करते हैं, कुछ बातों को लेकर दुखी भी होते हैं, कुछ बातों को लेकर वो चिंतित भी होते हैं। द मेमोरी ऑफ द दोज फ्लावर्स कम्स बैक टू हिज माइंड। अब क्या होता है, जब वो इस प्रकार से चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, तो जो यादें होती हैं उन फूलों की जो उन्होंने कभी देखे थे, वो तुरंत ही उनके दिमाग में वापस आ जाती हैं और वो उन फूलों को फिर से याद करने लगते हैं। उनकी जो यादें होती हैं, वो उनकी जो सुंदरता होती है इनके दिमाग में फिर से आ जाती है। ये फिर से सोचने लगते हैं कितने सुंदर फूल थे। ही रिमेंबर्स द डैफोडिल्स क्लियरली, और वो बिल्कुल साफ तरीके से, स्पष्ट रूप से उनको वो डैफोडिल्स की याद आने लगती है, मतलब बिल्कुल वैसे के वैसे दिखाई देने लगते हैं, मानो वो वहीं पर उपस्थित हों। ठीक है, एज इफ दे आर स्टिल इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, और मानो वो ऐसा लगता है कि डैफोडिल्स वाकई में उनके सामने ही आ गए हों। जब वो आराम करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, और जैसे ही वो आंखें बंद करते हैं तो उनके अंतर मन में वो डैफोडिल्स के फूल नज़र आने लगते हैं। जैसे हम नहीं, कोई बात हम करते हैं तो हम जब आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें वैसा का वैसा दिखाई देने लगता है। तो दिखाई देने का मतलब ये तो है नहीं कि वो सीन जो है, वो चीज़ जो है वो हमारे सामने आके खड़ी हो गई है या हमारे सामने आ गई वो चीज़ जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। दिखाई देने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारी जो मन की आंखें हैं, अंतर मन की जो आंखें हैं, उसमें हमें ऐसा फील होने लगता है कि वाकई में वो चीज़ हमारे पास में ही है। ठीक है, तो ऐसा ही हमारे जो कवि हैं इनको लगने लगता है, जब वो थोड़े से दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, तो वो उनको वो नज़ारा याद आता है डैफोडिल्स के फूल का, और उनको ऐसा महसूस होता है कि वो फूल जो हो उनके सामने ही हो, उनकी आंखों के सामने हो। दिस मेमोरी फिल्स हिज हार्ट विथ जॉय अगेन, और जब वो इन सब बातों को जो वो याद करते हैं, तो ये जो उनकी यादें हैं फूलों को लेकर, तो इस मेमोरी से क्या होता है, उनका हृदय होता है खुशी से भर जाता है, मतलब वो अपनी सब दुख तकलीफें भूल जाते हैं। किस नज़ारे को याद करके, वो फूलों के नज़ारे को याद करके, फूलों के दृश्य को याद करके। ही डज नॉट फील लोनली, अब उनको अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता एनी मोर, बिकॉज द थॉट ऑफ द डैफोडिल्स गिव्स हिम कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, क्योंकि अब जो डैफोडिल का जो विचार था उनके मन में, वो उनको वास्तव में क्या देता है, कंफर्ट, आराम देता है, और हैप्पीनेस, खुशी देता है। मतलब उनको उस दृश्य के बारे में सोचने से काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है और उनको काफ़ी प्रसन्नता होती है और खुशी होती है। तो ये पूरा एक पोयम जो है इनकी, उसका पूरा एक सार है। तो अगर आपको ये पूरी पोयम का सार समझ में आ गया तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पोएट जब घूमने जाते हैं तो उनको जो फूल दिखाई देते हैं, कौन से फूल, डैफोडिल्स के फूल दिखाई देते हैं, तो वो उनके मन को इतना भा जाते हैं, इतने अच्छे लगते हैं वो फूल
कि उन्होंने उस फूल के ऊपर पूरी की पूरी कविता ही लिख डाली। और उन्होंने ये भी बताया है कि उस फूल ने उनके आगे के जीवन में, भविष्य के जीवन में उनकी क्या मदद की। उनकी ये मदद की उस फूल ने कि जब वो दुखी होते थे, अकेले होते थे, कभी चिंतित महसूस करते थे अपने आप को, तो उस समय जब वो फूलों की याद, आंख बंद कर लेते थे आराम करते समय, तो उन्हें फूलों की याद आने लगती थी। और जब वो फूलों का नज़ारा याद करते थे आंख बंद करके, तो उनकी सारी चिंताएं, सारा दुख और अकेलापन दूर हो जाता था। उन फूलों से उन्हें वास्तव में सच्ची खुशी मिलती थी और सच्चा आराम मिलता था। तो इस प्रकार से ये एक पोयम है। तो ये हमने समरी समझी, अब हम पोयम को समझेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोयम अभी समझ में अच्छे से आ गई होगी। क्योंकि देखो क्या है, कुछ नहीं है हमारे सिलेबस में, कुछ नहीं है। बस अगर हम उसको जल्दी जल्दी घास जैसा काट देंगे तो हमें क्या होगा, अभी तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन जब समझ में कुछ नहीं आएगा तो हमें फिर से उठाना पड़ेगा उसको। तो जब हमें डबल तिबल मेहनत करना है तो हम एक बारे में ही ऐसे जमा लें अपने मन के अंदर कि हम उसको भूलें ही ना। जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, थोड़ी समरी समझाई है डैफोडिल्स की, तो अब आपको हमेशा याद रहेगी कि क्या हुआ था पोएट के साथ। पोएट ने फूल देखे थे डैफोडिल्स के, और उनके अंदर दिमाग में इस प्रकार से उनकी अच्छी यादें बन गई थी। जब वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो उसके दोबारा से उनके दिमाग में जब उनकी यादें आती हैं तो वो अपनी सब परेशानी भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से एक आपको मोटा मोटा अंदाज लग गया होगा कि हाँ इसमें है क्या पोयम में। तो चलिए अब हम लाइन टू लाइन समझते हैं। स्टेंजा सबसे पहले हम देखेंगे, हमने यहाँ लिखा भी है आपके लिए स्टेंजा फर्स्ट। तो कुछ स्टूडेंट के मन में ये हो कि सर स्टेंजा क्या होता है, तो मैं बता दूं, जिस प्रकार से जैसे ऐसे में या प्रोज में जो पैरा होता है, ऐसे ही ये जो एक 4-5 लाइन का जो भी जो पैरा जैसा जो होता है ये स्टेंजा कहलाता है। ठीक है, ये 4 लाइन का भी हो सकता है, 6 लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइन का भी हो सकता है, 14 लाइन का भी हो सकता है, जिसे हम सोनेट कहते हैं। तो ऐसे आपको स्टेंजा मिलेंगे। बाकी मैं सब समझाऊंगा कितनी कितनी लाइन के होते हैं और किसको क्या कहते हैं। तो ये कितनी लाइन का है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन का है। तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि 2 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसे हम कपलेट कहते हैं। अगर हम इसको कपलेट बोलें तो कितनी कपलेट हो जाएंगी, इसमें 3 कपलेट बनेंगी। अगर हम 2-2 लाइन बोलें इसमें, कि कपलेट की बात करें तो दो लाइन के एक जोड़े को कपलेट कहते हैं। और 6 लाइन का जो पूरा बन गया है इसको बोलेंगे हम, कितनी कपलेट है इसमें, 1 2 3, 3 कपलेट मतलब 6 लाइन, क्योंकि एक कपलेट 2 लाइन का होता है, 3 कपलेट हो गए 6 लाइन के, और 6 लाइन को बोलते हैं सेस्टेट। ठीक है, तो ये जो किसको क्या बोलते हैं, सेस्टेट कब बोलते हैं, ऑक्टेव कब बोलते हैं, क्वार्टरन कब बोलते हैं, कपलेट कब बोलते हैं, ये सब मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है, जो अभी मैं आपको आगे उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे स्टेंजा फर्स्ट। सबसे पहले हम देखेंगे आई। कवि ने जो ये शुरू की है पोयम की लाइन, वो आई से की है, मतलब वो खुद बता रहा है अपने बारे में। तो यहाँ इसका मतलब होगा ये जो हमारी पोयम है वो फर्स्ट पर्सन में है। ये आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पोयम जो है आपकी, ये इसमें कौन सा पर्सन यूज हुआ है, तो आप बताएंगे फर्स्ट पर्सन। अब पोएट क्या कहता है, देखें, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। पोएट कहते हैं कि मैं भटक रहा था। वंडर्ड का मतलब होता है भटकना, लोनली मतलब होता है अकेला, एज अ क्लाउड मतलब बादल की तरह। पोएट कहते हैं कि मैं बादल की तरह अकेला भटक रहा था। जिस प्रकार से बादल भटकते रहते हैं ना अकेले, कि चले जा रहे हैं आसमान में, बस पता ही नहीं है क्यों चले जा रहे हैं, अभी बारिश का भी मौसम नहीं है, बस चले जा रहे हैं, तो बिना उद्देश्य के चले जा रहे हैं। वैसे ही वो अपने आप को बताते हैं कि मैं भी बादलों की तरह अकेला भटक रहा था। अब आगे क्या है, डेट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। अब क्या है यहां पर, फ्लोट का क्या मतलब है, फ्लोट का मतलब है तैरना, और बेल्स मतलब होता है घाटियां, और हिल्स का मतलब होता है पहाड़ियां। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कवि ये बताते हैं कि जैसे
मैं बादल की तरह अकेला भटक रहा था। और बादल क्या करते हैं, घाटियों और पहाड़ियों की जो ऊंचाई होती है, उनकी ऊंचाइयां होती हैं, उस पर वो तैरते रहते हैं। क्या होता है उसमें, क्या बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जो बादल हैं वो घाटियों और पहाड़ियों की ऊंचाई पर तैरते रहते हैं, वैसे ही मैं भी भटक रहा हूं। ठीक है। अब जब ये जाते रहते हैं कभी, तो क्या होता है, वेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड। अब होता क्या है यहां पर, ऑल एट वंस का मतलब है अचानक से। आप ये याद रखना, जब अचानक से आई सा अ क्राउड, तो जब मैं भटक रहा था वहां पर, जब मैं घूम रहा था, तो मैंने क्या देखा अचानक से, मैंने एक भीड़ देखी। क्या देखा मैंने एक भीड़ देखी। अब स्वाभाविक है, भीड़ किसकी होती है, भीड़ तो इंसानों की होती है। और कवि ने भीड़ देखी है, भीड़ देखी है मतलब उसने बहुत सारे फूलों को देखा है। तो अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, अभी अपन समझेंगे। तो वो बोलता है मैंने एक भीड़ देखी। चलिए ठीक है भाई। अब क्या होता है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, और वो बताता है कि वो भीड़ क्या थी। तो वो भीड़ क्या थी, जो गोल्डन डैफोडिल्स थे, वो सोने के समान चमक रहे थे, सुनहरे जो डैफोडिल्स थे, उनका मैंने एक झुंड देखा। यहाँ होस्ट का मतलब है झुंड से। ठीक है। झुंड का यूज भी हम किसके लिए करते हैं, या तो इंसानों के लिए करेंगे या फिर हम जानवरों के लिए करेंगे, लेकिन हम फूलों के लिए झुंड का यूज नहीं करते। ठीक है। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, और इसमें ये बताते हैं कि वो उन्होंने जब वो घूम रहे थे, उन्होंने जो भीड़ देखी फूलों की, मतलब बहुत सारे फूल देखे, फूलों का जो उन्होंने होस्ट देखा, जो झुंड देखा, कहाँ देखा वो, तो बिसाइड द लेक, झील के आसपास, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे। अब आप देखें जरा, यहाँ देखें, ये झील है, झील के आसपास देखो ये डैफोडिल्स आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है। झील के आसपास, वो पेड़ के नीचे। तो ये आपको पिक्चर समझ में आ गई, ये लाइन भी समझ में आ गई होगी। कहाँ देखे उन्होंने डैफोडिल्स को, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। अब नेक्स्ट लाइन देखें, क्या कर रहे थे वो फूल, क्या कर रहे थे वहां पर, फ्लैटरिंग एंड डांसिंग। फ्लैटरिंग का मतलब है वो फड़फड़ा रहे थे, आवाज कर रहे थे। ठीक है। आपस में टकरा रहे थे तो कैसी आवाज आ रही थी, फड़फड़ाने की। तो फड़फड़ा रहे थे, एंड डांसिंग, और नाच रहे थे, इन द ब्रीज। ब्रीज मतलब हवा में, जो हल्की हल्की हवा होती है, मंद मंद हवा होती है, उसमें वो नाच रहे थे और फ्लैटरिंग कर रहे थे। चलिए, तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से एक रिवाइज कर देता हूं। देखें, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कभी कहते हैं कि मैं बादल की तरह अकेला भटक रहा था। अब यहां पर आप समझ लें कि फिगर ऑफ स्पीच का यूज कैसे हुआ है। तो यहां देखें आप, एज आ क्लाउड, जहां भी आपको पोइट्री की किसी भी लाइन में एज या लाइक दिखाई देता है, वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है सिमिली। ये आप याद रखना है, कौन सा होता है, सिमिली। चलिए, तो एज अ क्लाउड क्या है, सिमिली। आपसे क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा सकता है, ये लाइन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको देखना है, अगर एज दिया है या लाइक दिया है तो वो कौन सा होगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है। अब देखें सेकंड में, डेट फ्लोट्स ऑन हायर हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। तो वो जो बादल होते हैं उनको बताया है कवि ने कि वो घाटियों पर और पहाड़ियों के ऊपर जो ऊंचाइयां हैं, बहुत ऊंचाइयों, वो क्या कर रहे थे, तैर रहे थे। अब तैरता कौन है, तैरता तो इंसान है भाई, बादल तो तैरते नहीं है। तो इंसानों की जो, मतलब व्यक्तियों की जो, पर्सन की जो क्वालिटी होती है, ह्यूमन की जो क्वालिटी होती है, वो नॉन ह्यूमन थिंग में दे दी है। मतलब बादल तो इंसान है नहीं, तो जब पर्सन की कोई क्वालिटी दी जाती है, ऐसे आप याद रखें, कोई इंसान की कोई क्वालिटी दी जाती है किसी वस्तु के लिए, तो वहां पर होता है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर जो फ्लोट्स दिया है, तैरना दिया है, वो किसके लिए दिया है, बादलों के लिए, जबकि बादल तो तैरते नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, पर्सोनिफिकेशन।
बताओ, ये दोनों लाइन का समझ में आया? बस कुछ नहीं है, एग्जाम में इतने सरल क्वेश्चन ही आते हैं। ये लाइन दे दी जाएगी, बस आपको फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है। ठीक है, अब अपन देखेंगे व्हेन ऑल एट वंस। वो जब कभी बताते हैं, मैं जब जा रहा था तो मैंने अचानक से क्या देखा, आई सा अ क्राउड, उन्होंने भीड़ देखी। अब बताओ भीड़ किसकी होती है? भीड़ तो इंसानों की होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये क्राउड का मतलब क्या है? फूलों की भीड़। तो फूल को क्या है, इंसानों के समान बताया है, मतलब उन्होंने क्या करा है, मानवीकरण कर दिया, बिल्कुल उनको मानव जैसा बता दिया। तब इस प्रकार से जब बताया जाता है किसी निर्जीव वस्तु को मानव के समान बताया जाता है, पर्सन के समान बताया जाता है, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, जो मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक, 3 लाइन हो गई आपकी। अब देखो, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। बताओ आप खुद सोचें कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। हालांकि मैंने कलर भी कर दिया, चलो उसको देख के समझो। तो अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, जो गोल्डन डैफोडिल्स हैं, जो डैफोडिल्स के फूल हैं, उनका झुंड। और झुंड नहीं होता फूलों का, फूलों का क्या होता है, झुंड नहीं होता, गुच्छा होगा। ठीक है, लेकिन झुंड नहीं होगा। झुंड तो हम किसी इंसानों का होगा, जानवरों का हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहां भी क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब आ जाओ इसमें, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। इसके बाद है फ्लैटरिंग एंड डांसिंग। अब ये डांसिंग देखो, यहाँ कलर नहीं किया, पर आप वैसे समझ जाओ कि फूल डांस तो करते नहीं है। डांस कौन करता है, इंसान करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, फूलों के लिए डांस बोला, तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन। जब कोई निर्जीव वस्तु बिल्कुल मनुष्य के जैसे या कोई पर्सन के जैसे कोई काम करती है या करती हुई दिखाई जाती है कवि के द्वारा, वहां हमेशा पर्सोनिफिकेशन होगा, ये रट लो। ठीक है, जब एज और लाइक दिख जाए तो सिमिली होगा, रट लो। ठीक है, चलें अब देखें, यहां क्या है, फ्लैटरिंग। अब फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है, फड़फड़ाना। तो जब कोई वर्ड को पढ़ने के बाद हमें वैसा ही लगता है जैसे हमने पढ़ा फड़फड़ाना, तो कुछ वर्ड जब किसी चीज की आवाज को वैसा का वैसा बताते हैं, तो वहां पर क्या होगा, एक फिगर ऑफ स्पीच होगा वहां पर, ओनोमेटोपिया। तो ये आपको याद रखना है, जो मैं यहां पर लिख देता हूं आपको, क्या होगा, ओनोमेटोपिया। कुछ लोग इसको ओनोमेटोपोइया भी कहते हैं, कुछ लोग इसको ओनोमेटोपिया कहते हैं, तो दोनों सही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे घंटी, घंटी में क्या होता है, टन टन। तो जैसी घंटी बजती है वैसे ही अपन वर्ड लिखते हैं उसका। तो ये क्या है साहब, क्या है, ओनोमेटोपिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको एक बात और समझा देता हूं मैं इसमें। देखो एक छोटी सी बात और आपको मैं रामबाण वाली बात बता देता हूं। हर एक पोयम का, जैसे इसमें कितने स्टेंजा हैं, 4, तो इसके 2 स्टेंजा अच्छे से कर लो। उसमें फिगर ऑफ स्पीच भी निकाल लो आप, उसमें आप राइम स्कीम भी निकाल लो आप, उसमें मीटर भी निकाल लो। अगर आपने ऐसी मेहनत कर ली तो आपका 101% कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पोइट्री का, आप ये मानना। ठीक है, और मैं बताऊंगा अभी कुछ बातें आपको। तो इतना आपको ये इसमें समझ में आ गया होगा कि इसमें किस प्रकार से फिगर ऑफ स्पीच का हमने यूज़ किया है। देखें अब ये सब हटा देते हैं, अब राइम स्कीम की बात करते हैं। तो राइम स्कीम कैसे बनती है, देखो जिन लोगों को अभी तक राइम स्कीम बनाना नहीं आया है कि किस प्रकार से हम राइम स्कीम बनाएंगे इसमें, तो वो एक बार एक शॉर्टकट से समझ लें। जब कभी दिक्कत आए तो लास्ट का जो वर्ड होता है, उसको वर्ड नहीं कहेंगे, सॉरी, लास्ट का जो लेटर होता है, जो लास्ट का अक्षर होता है, उसको देखें या लास्ट के 2 को देखें, दोनों अक्षर को देखें, लास्ट के दोनों लेटर को देखें, या फिर हम एक देखें। ठीक है, तो कई बार हमें 1 2 मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लास्ट का 1 देखें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, दूसरा तरीका है उसको पढ़कर देखें, और जो उसका उच्चारण होगा, जो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, उसके आधार पर भी हम राइम स्कीम बनाते हैं। जैसे देखो अपन शुरू करते हैं, क्लाउड, डा निकला, क्लाउड डा,
तो ये क्या बना, ए से शुरू करते हैं हमेशा, ध्यान रखना। क्लाउड, ए बना। अब हमने देखा हिल्स, हिल्स तो क्या बना, क्लाउड हिल्स, मैच नहीं हो रहा, बी आ गया। ये समझ में आया यहाँ तक। क्लाउड ए बना, हिल्स अलग हो गया बिल्कुल, तो बी बना। अब हम तीसरे पे आएंगे, क्राउड, डी, वैसे तो हमें लास्ट में डी मिल गया, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका हम पढ़कर देख लेते हैं, क्लाउड क्राउड, ड आ रहा है लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, इसके जैसे ही हो जाएगा, तो ये भी ए हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखें, हिल्स, डेफोडिल्स, हिल्स डिल्स, वैसे तो लास्ट में दो अक्षर हमारे बिल्कुल मैच हो गए, देखो यहाँ पर एक भी हो गया, दो भी हो गए, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है तो पढ़कर देख लो। हिल्स डेफोडिल्स, तो ये बी हो जाएगा। चलिए अब देखें यहाँ पर, ट्रीज, कहीं पर मैच नहीं हो रहा, क्लाउड ट्रीज नहीं हो रहा मैच, हिल्स ट्रीज नहीं हो रहा, डेफोडिल्स ट्रीज नहीं हो रहा मैच। मतलब जब इनमें ऊपर में से कुछ में मैच नहीं हो रहा तो ए और बी का काम खत्म हो गया। अब आएगा ए बी और सी, अब सी से चालू करेंगे हम। ट्रीज तो ये सी हो गया, ऊपर कहीं से मैच होता, अगर इससे मैच होता तो अपन ए कर देते इसको, इससे मैच होता तो बी करते, इससे मैच होता तो बी करते, इससे मैच होता तो ए करते, लेकिन वो ऊपर किसी से मैच नहीं हो रहा तो बिल्कुल नया हो गया, तो क्या बनाएंगे हम, ट्रीज, सी। अब देखो ब्रीज, अब यहाँ लास्ट में कुछ मैच नहीं हो रहा, एस भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। जब कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, पढ़कर देखेंगे, उच्चारण मिलाएंगे। कैसे, ट्रीज ब्रीज, तो ये मैच हो रहा है, तो क्या बनेगा, सी। तो ये इसकी राइम स्कीम बनी। क्या बनी, ए, फिर क्या सेकंड लाइन में क्या आया, बी, थर्ड लाइन में क्या आया, ए, फोर्थ में क्या आया, वी, फिफ्थ और सिक्स में आया सी सी। यही इसका राइट आंसर होगा यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ए बी सी सी। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो राइम स्कीम किस प्रकार से निकाली जाती है, फिगर ऑफ स्पीच किस प्रकार से पहचानी जाती है। अब हम देखेंगे मीटर, तो आप थोड़ा सा मीटर को समझ लें, देखें जरा, इसको क्लियर करते हैं। अब मीटर पता कैसे किया जाता है। अब जैसा कि इसमें हमने बताया आपको कि जो आयम्बिक टेट्रामीटर का इसमें यूज़ हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट को लगेगा सर ये आयम्बिक क्या होता है और टेट्रामीटर क्या होता है, तो उसके लिए अभी आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आप इस सब चीज़ों को सीखोगे, और मैं सिखाऊंगा आपको। ज़रा मैं जिन लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज है इसका, मैं उनको बता दूं, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि ये पहली लाइन से अपन समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट को इसको पढ़ना आना चाहिए। कैसे, आई वंडर्ड लोनली एज आ क्लाउड। बताइए ऐसा कोई स्टूडेंट है कि इसको कोई ये लाइन पढ़ने में ना आ रही हो, आ रही पढ़ने में, ज़्यादातर पहली लाइन का ही पूछा जाता है। तो आई वंडर्ड लोनली एज आ क्लाउड, पढ़ना सबको आ गया। अब देखो कैसे पढ़ेंगे, आई, ठीक है, बंडर्ड, बंडर्ड थोड़ा सा बड़ा सा मतलब शब्द है, देखो उसको तोड़ रहे हैं अपन, कैसे पढ़ रहे हैं, वंडर्ड, वन अलग पढ़ रहे हैं अपन, वन 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 अलग पढ़ रहे हैं अपन, और डर्ड अलग पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां से ये दो हो जाएंगे। ठीक, यहां से बढ़ जाएगा ये, तो ये मैंने लिखा हुआ है, आई अलग पढ़ा हमने, वन अलग पढ़ा, डर्ड अलग पढ़ा, तो क्या हो गया, आई वन डर्ड। ठीक है, ये सिलेबल कहलाते हैं। अब हम सिलेबल ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, सिलेबल। ये हमारे सिलेबल की बात चल रही। सबसे पहला काम है मीटर, जो हम पहचानते हैं कौन सा मीटर है, तो सबसे पहला हमारे फर्स्ट स्टेप होती है सिलेबल। ठीक है, तो क्या हुआ, सिलेबल कैसे अलग अलग निकालेंगे हम, जो हम पढ़ते हैं, जो मुंह से हम बोलेंगे। ठीक है, जैसे आई तो ये एक सिलेबल हो गया, वन एक सिलेबल हो गया, डर्ड ये तीसरा सिलेबल हो गया, एक दो तीन, लॉन ली, तो इसको दो हिस्सों में पढ़ते हैं अपन, लॉन ली, तो लॉन अलग हो जाएगा, ली अलग हो जाएगा, तो देखो हमने लॉन अलग कर दिया, ली अलग कर दिया। एज, अब इसको ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं हम, ए एस, इसको तो एज पढ़ेंगे मिलाकर, तो एक ही बार में पढ़ लिया,
तो एस पूरा लिख देंगे हम। आ हमने एक ही बार में पढ़ लिया, या ए बोल लो या आ बोल लो, तो ये ए हमने पूरा एक बार में लिख दिया। क्लाउड, क्लाउड हमने एक बार में पढ़ लिया है। अब इसको ऐसा तो पढ़ेंगे नहीं, क्लाउड ड ऐसा तो पढ़ेंगे नहीं हम, क्लाउड पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लाउड हम एक साथ लिख लेंगे। बस कैसे भी आप स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम के हो, आपको नहीं भी आता हो और आपको ऐसा लग रहा है सर हमने कभी इतना मीटर वगैरह और ये सब पढ़ा नहीं है, तो हम समझें कैसे, तो मैं बता दूं आपको, समझ जाओगे, सब हो जाएगा। आप बेफिक्र रहो, बस जुड़े रहो हमसे और समझते रहो, ठीक है। कहीं से भी सीखो, कैसे भी सीखो, बस सीखो। देखो कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा। क्या मुझे आप ये बताइए कि आप जब एग्ज़ाम में जो नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम का, तो बस केवल 500 रुपये फीस हम केवल केवल अपना घूमने के लिए भर रहे हैं क्या? 500 रुपये फीस भरेंगे, फिर हम ट्रेन से बस से धक्का खाते हुए परेशान होकर वहाँ जाएंगे, होटल लेंगे, वहाँ पर फिर रुकेंगे, और इतने दिनों से जो मेहनत कर रहे हैं, क्या हम क्या असफल होने के लिए कर रहे हैं क्या? भाई विश्वास ऐसा होना चाहिए कि 10 लाख फॉर्म भी भरे हो जाएं तो मेरा सिलेक्शन तो होके रहेगा, बाकी लोग अपना सोच लें, मैं तो सिलेक्ट हो ही जाऊंगा। तो विश्वास आता है नॉलेज से, और नॉलेज होगा पढ़ने से। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ जब कठिन लगती तो हिम्मत ना हारे और समझने की कोशिश करें, कभी तो आएगी समझ में, कभी ना कभी तो हमें समझना ही पड़ेगा। और जिनको समझ में आता है वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो समझ ही रहे हैं ना। कोई भी चीज़ ना समझने से पहले कठिन ही लगती है, और ये सरल हो जाएगी। आप 2-4 बार समझें, आप ये कहने लगोगे कि सर कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखें ज़रा, मैं जो स्टेप बता रहा हूँ उस स्टेप से चलें। आप अपनी पोइट्री का हर एक स्टेंजा उठाएं, जब भी पढ़ें, जो भी पढ़ें, जहाँ से ही पढ़ें, उसकी पहली लाइन देखें। पहली लाइन को जब पढ़ें ना, तो उसको अपन कैसे देखें कि उसको पढ़ने का अभ्यास करें, कि हम पहले पढ़ने का, और पढ़ के हम लिख लें बस पूरा। कैसे कि जैसे आई वंडर्ड 2 बार में पढ़ रहे हैं तो उसको 2 अक्षरों को अलग अलग तोड़ लो, वन और डर्ड। फिर हम देख रहे हैं लोनली, लोनली एज आ क्लाउड। अब हमें ये जो बीच में मैंने ये खींचे हुए हैं ना, ये कुछ नहीं खींचना आपको, बस आप तो ऐसे लिख लो, दूर दूर लिख लिया। चलो, तो पहला काम क्या हो गया हमारा, सिलेबल पता करना कि कितने सिलेबल हैं। तो हमने पता कर लिया, जब इनको हमने पढ़कर और तोड़कर लिख लिया तो ये सिलेबल पता चल गया हमें। कितने सिलेबल हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने सिलेबल हैं इसमें, 8। इतना तो गिनना आ जाएगा, पढ़ो लिखो और सिलेबल गिन लो। जब 8 सिलेबल हो गए तो आपको मैं बता दूं, 2-2 के जोड़े बनाओ, कितने बन रहे हैं, 2-2 के जोड़े बनेंगे 4। सेकंड स्टेप समझ में आ गई। पहले पढ़ो लिखो और जितने सिलेबल हो सबके 2-2 के जोड़े बना दो। कितने बन गए, 4 जोड़े बन गए। 4 जोड़े का मतलब होता है ये 4 फीट। अब मैं यहां पर आपको अलग से समझा देता हूं। मान लो कहीं जैसे बंडर्ड अकेला होता या लोनली अकेला होता, लोनली, तो लोनली में देखो कितने सिलेबल हैं, 1 और 2, मतलब हम इसको 2 बार में पढ़ रहे हैं, जितनी बार में पढ़ते हैं वो सिलेबल कहलाता है। तो हम इसको 2 बार में पढ़ रहे हैं, लोनली, तो ये 2 सिलेबल हैं। अब जब 2 सिलेबल होंगे तो कितने जोड़े बनेंगे, भाई एक ही बनेगा ना। तो एक जो होता है उसको फुट कहते हैं। जब एक ही जोड़ा बनता है तो उसको फुट कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा जोड़े बनते हैं तो उसको हम फीट कहते हैं। ये वाली बात आपको समझना होगा। जब एक ही जोड़ा बनेगा तो फुट कहलाएगा, और जब एक से ज़्यादा बनेंगे तो वो फीट कहलाएगा। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा जोड़े बन रहे हैं, 8 सिलेबल है, 8 सिलेबल के कितने जोड़े बनेंगे, 2-2 के 4 जोड़े बनेंगे, तो वो फीट कहलाएगा, वहाँ फुट नहीं बोलेंगे। जब एक से ज़्यादा होता है तो प्लूरल हो जाता है, फुट का फीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने जोड़े बन गए, 4, तो ये 4 फीट हो गया। अब याद रखें, एक स्टेप हो गई, सिलेबल पता लगाओ, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, सिलेबल 8 हो गए। दूसरी स्टेप हो गई हमारी कि सिलेबल के हमने जोड़े बना लिए, 4 बन गए तो वो 4 फीट हो गए। 2 बनते तो 2 फीट हो जाते, 1 बनता तो 1 फीट हो जाता। जितने जोड़े बनते हैं उतने फीट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये वाली बात समझ में आ गई होगी सबको। फीट को वैसे भी अगर हम हिंदी में कहें पैर, चरण, ठीक है ना, यही मतलब होता है इसका। तो कितने चरण हो गए, ये 4, तो 4 फीट हो गया। 2 स्टेप समझ में आ गई। आप अगर ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो ज़्यादा
उम्मीद ये मत करना कि सर फिर कभी हम समझेंगे, अभी तो आप ऐसे ऐसे नहीं समझा रहा है। इसी वीडियो को देखकर आप एक पेज पर नोट्स बना लें और आप ये फीट निकालना कभी नहीं भूलोगे, मीटर बनाना कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए 5 मिनट भले ही ज़्यादा लंबा हो जाए वीडियो, पर आज ही मैं सिखा दूंगा आपको। तो ये आपको समझ में आ गया। देखें, अब आपने क्या निकाल लिया, 4 फीट। अब मैं आपको गिनती सिखा दूं, 1 से 8 तक गिनती सीख लो, 1 से 8 तक गिनती सीख लो, 1 से 8 तक। तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर जगह नहीं है। तो देखो, हमने निकाल लिए 4 फीट। तो 4 फीट को कौन सा मीटर का नाम देंगे, तो नाम कैसे याद रखते हैं, देखो मैं बताऊं। जब एक जोड़ा बनेगा तो उसको बोलते हैं मोनो, जब 2 जोड़े बनेंगे उसको बोलते हैं डाई। तो मोनोमीटर कहलाएगा एक जोड़ा, 2 जोड़े बनेंगे तो डाई मीटर, डाई मीटर, 3 बनेंगे तो ट्राई मीटर, 4 बनेंगे तो टेट्रामीटर। बस हमारा काम हो गया। यही तो है टेट्रा, क्यों कितने जोड़े बने इसमें, 4, तो क्या नाम होता है, टेट्रा। तो एक जोड़ा बनता है, तो याद रखो जैसे सिलेबल तो हमने सबसे पहले हमने पढ़ा और लिख लिया और देख लिए कितने सिलेबल हैं, मतलब कितनी बार पढ़ने में आ रहा है वो हमें। आई वंडर्ड लोनली एज आ क्लाउड, 8 बार में पढ़ी हो रही है पूरी लाइन। ठीक है, तो 8 सिलेबल हो गए, जितनी बार में पढ़ी होती है लाइन उतने सिलेबल हो गए। और 2 2 के जोड़े बना दो, 4 फीट हो गए जोड़े बना के। अब 4 फीट हो गए तो 4 को क्या बोलेंगे, 1 को बोलेंगे मोनोमीटर, 2 को बोलेंगे हम डाईमीटर, 3 को बोलेंगे ट्राईमीटर, 4 को बोलेंगे टेट्रामीटर, 5 को बोलेंगे पेंटामीटर, 6 को बोलेंगे हेक्सामीटर, 7 को बोलेंगे हेप्टामीटर और 8 को बोलेंगे ऑक्टामीटर। भाई मैंने भी तो याद किए होंगे, मुझे भी तो याद है, ऐसे ही आपको याद रखना है। चलते फिरते रहो, खाना खा रहे हो, मोनोमीटर, डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर। होगा याद, अब याद रहेगा। जितने सिलेबल उनको 2 से डिवाइड करो, आधा करो, सीधी सी बात है। जोड़े बनाओ मतलब 2 से आधा कर दो, 8 है तो 4 कर दो, अपने आप 4 आ जाएगा। 2 है तो आधा कर दो, 1 हो जाएगा, आधा कर दो, वो आधे जितने सिलेबल होते हैं उसके आधे कर दो तो उतने जोड़े बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 2 के जोड़े बनाओगे तो वो अपने आप आधे हो जाते हैं। तो ध्यान रखो, 8 सिलेबल थे, 4 जोड़े बन गए। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, 1 को मोनो, 2 को डायमीटर, 3 को ट्राईमीटर, 4 को टेट्रामीटर, 5 को पेंटामीटर, 6 को हेक्सामीटर, 7 को हेप्टामीटर, 8 को ऑक्टामीटर। क्लियर। अब हमने इसमें बोला था पोयम के शुरू में कि इस पोयम में आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज हुआ है। अब आपको समझ में आएगा, आयम्बिक अकेला समझ में नहीं आ रहा बस अपन को अभी, मतलब मैंने समझाया नहीं अभी आपको कि सर पीछे का तो समझ में आ गया। आयम्बिक टेट्रामीटर, आप जो बोल रहे हो आयम्बिक टेट्रामीटर, अब टेट्रामीटर तो हमें समझ में आ गया। टेट्रामीटर कैसे बना, टेट्रा मतलब 4 फीट है इसमें, टेट्रा मतलब 4 फीट। कैसे, सिलेबल उसको आधा करो, 4 फीट हो गए। 4 को क्या बोलते हैं, बस संख्या ही तो याद करना है, 4 को बोलते हैं टेट्रामीटर। अगर ये 10 होते तो 10 के आधे कितने होते हैं, 5, तो 5 को बोलते हैं पेंटामीटर। ठीक है, चलिए तो अब आपने ये देख लिया। अब आपको मैं बता दूं कि आयम्बिक कैसे बनेगा, तो अब मैं समझा देता हूं। देखें, जो ये अपन ने जोड़े बनाए हैं 2 2 के, जब 2 2 के जोड़े बनाए तो हमने देखा कि कितने जोड़े बने, ये सब मिलाकर, ये सब मिलाकर बने 4 फीट। तो 4 फीट से हमें क्या नाम निकल के आया, टेट्रामीटर। 4 बनेंगे तो हमारा नाम निकल के आया टेट्रामीटर। अब के सर अब आयम्बिक कहाँ से निकाल के लाए, तो मैं बता देता हूँ। अब इनको फिर से पढ़ो, अब इनको फिर से पढ़ो। आई, बताओ आई पढ़ने में कोई जोर लग रहा है क्या, आई बस सिंपल बोल दिया। तो 2 प्रकार के सिलेबल के 2 टाइप चलते हैं, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड।
ये एस एस मैंने 2 बार इसको अपन ऐसे कर लेते हैं। देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, यू और एस याद रखो बस। सिलेबल के जो होते हैं पढ़ने में, या तो वो अनस्ट्रेस्ड होगा, मतलब या तो जोर नहीं लगेगा पढ़ने में, या फिर स्ट्रेस्ड होगा, या तो पढ़ने में जोर लगेगा। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो जोर नहीं लगेगा पढ़ने में या फिर जोर लगेगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, जब कोई किसी भी सिलेबल को पढ़ने में ज़्यादा जोर ना लगे, तुरंत अपने मुंह से निकलता है वो, तो वो अनस्ट्रेस्ड कहलाएगा। ठीक है। और जब कोई वर्ड को पढ़ने में, कोई सिलेबल को पढ़ने में, वर्ड नहीं कह सकते क्योंकि उसको अपन तोड़ देते हैं इसलिए, तो उसको जोर लगता है तो वो स्ट्रेस्ड कहलाएगा। मतलब उसका जो हम उसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम थोड़ा देर तक बोलते हैं जैसे, है ना, वो जो जिस पे जोर लगेगा। जैसे अपन देखें, अब ये क्या है, इसमें हमने बोला एक तो होता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और एक होता है हमारा स्ट्रेस्ड सिलेबल। ये दो ही होते हैं हमारे, ठीक है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो ये सिलेबल है इसलिए जी हमने पीछे एस लगाया है। एक अनस्ट्रेस्ड होगा और एक स्ट्रेस्ड होगा। चलिए अब देखें आई। आई कैसे है, हमने तुरंत पढ़ लिया आई को, आई, तो आई क्या हो गया, अनस्ट्रेस्ड हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा वेन, इसमें यहाँ पर वन, वन तो क्या होगा, ये स्ट्रेस्ड आ रहा है, वन तुरंत नहीं आ रहा, वन तो क्या होगा, स्ट्रेस्ड। अब यहाँ देखो, जोड़े को ही पढ़ना है बस, इस जोड़े को हमने इस जोड़े को पढ़ा, एक पहला अनस्ट्रेस्ड है और दूसरा स्ट्रेस्ड है। फिर हमने पढ़ा डर्ड, तुरंत पढ़ लिया डर्ड, डर्ड ऐसा नहीं पढ़ा डर्ड, तो डर्ड क्या हो गया, अनस्ट्रेस्ड हो गया। अब हम जब पढ़ते हैं लोनली, तो ली जल्दी होगा, लोन, लोन, लोन देर तक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस्ड हो जाएगा। ली, ली फिर अनस्ट्रेस्ड हो जाएगा। एज, एज जब हम पढ़ रहे हैं तो एज, वैसे भी अपन देखो सा की ध्वनि निकल रही है, थोड़ा सा लय लंबी हो रही है, तो ये स्ट्रेस्ड है। एज, आ या ए ये अनस्ट्रेस्ड हो जाएगा। क्लाउड ये स्ट्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस प्रकार से देखो, जब जोड़े अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, समझना, 4 फीट बने अपने, और जो दो दो के जोड़े बनाए थे, उनको दोनों को जोड़े को पढ़ने में हमें कैसा लग रहा है, पहला अनस्ट्रेस्ड, पहला जल्दी पढ़ा हो रहा है हमसे, दूसरे में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पहला जल्दी फिर दूसरे में टाइम लग रहा है। तो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड इन्हीं के आधार पर नाम तय किए जाते हैं। कैसे, देखो, जब अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड के जोड़े बनते हैं, चाहे वो 1 बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसका नाम तो इधर से डिसाइड हो जाता है। अगर 1 बनेगा तो मोनोमीटर, 2 बनेंगे तो डायमीटर, 3 बनेंगे टेट्रामीटर, और 4 ट्राईमीटर, और 4 बनेंगे तो टेट्रामीटर, 5 बनेंगे तो पेंटामीटर, और 6 बनेंगे तो हेक्सा, 7 बनेंगे तो हेप्टा, और 8 बनेंगे तो ऑक्टा। ये तो 1 2 कितने जोड़े बनते हैं, उससे तो केवल ये नाम, मीटर के नाम डिसाइड होते हैं। अब आयम्बिक है कि ट्रोकेक है कि स्पॉन्डीज है, ये कैसे पता चलता है, वो सिलेबल के टाइप से पता चलेगा कि यह सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है कि स्ट्रेस्ड है। अब अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड के जब जोड़े बनते हैं तो पहले ही हमें समझ में आ गया, ये भी ऐसा है, ये भी ये है, ये भी ये है, और ये भी। तो अनस्ट्रेस्ड, पहला अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा स्ट्रेस्ड है, जब इस प्रकार का हो तो वो हमेशा आयम्बिक होगा, हमेशा क्या होगा, आयम्बिक होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका जो नाम होगा पूरा, जो इसमें कौन सा मीटर यूज हुआ है, तो वो हुआ है आयम्बिक टेट्रामीटर। 10 क्वेश्चन आ गए आपके मान लो इसमें के, कि इसमें कौन सा मीटर है, इसमें कौन सा मीटर है, इसमें कौन सा मीटर, और नहीं पढ़ा ना, 5 भी आ गए चलो, और नहीं पढ़ाना तो 5 नंबर बनेंगे ही नहीं एग्जाम में। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से सीखें और अच्छे से करें। तो चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। पोयम तो हम पढ़ ही लेंगे, समझ ही लेंगे, कहीं से ही समझ लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको समझना है। ठीक है, चलें देखें। अब आप जरा जो मैं आपको बात कर रहा था वो समझ लें जरा। ये जो एक मैंने पूरा तैयार किया है आपके लिए
हमारे कोर्स पर कि ऐसे स्टूडेंट जिनको पोइट्री जो सेक्शन है सबसे टफ लग रहा है, किसी को ये पता नहीं है कि सर स्टेंजा क्या होता है, राइम स्कीम क्या होती है, सिलेबल क्या है, फुट क्या है, मीटर क्या है, ये जब उनको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि जैसे मान लो एग्ज़ाम में जो है पोइट्री से रिलेटेड जो सबसे टफ जो आते हैं क्वेश्चन वो इन 10 पॉइंट में से ही बनेंगे। बाकी तो पोइट्री पढ़ो, पोइट्री से रिलेटेड होंगे, पोइट से रिलेटेड होंगे, बाकी अदर जो आएंगे जो अपन को लगता है पोइट्री सेक्शन टफ होता है वो इन 10 सेक्शन से बनेंगे। ठीक है, एक दो बाहर इधर उधर का कहीं चला जाए तो बात अलग है, बाकी इतना बड़ा एग्ज़ाम भी नहीं है एमपी टेट ग्रेड फर्स्ट का कि बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जाए। ठीक है, आप एग्ज़ाम पेपर उठा के देखना लास्ट ईयर के, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो इजी तभी लगते हैं जब वो हमें वो चीज़ आती हो। चलिए देखें, अब आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी पोयम का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें स्टेंजा कितने हैं। तो आपको याद रखना है पोयम 10-12 पोयम है आपकी, आपको हर पोयम का लिख लेना है एक समरी पर कि कितने स्टेंजा हैं। अब आपको हर पोयम का ये भी लिख लेना है कि उस स्टेंजा में लाइंस कितनी है, टोटल लाइन कितनी हो गई। अगर स्टेंजा की लाइन पता है हमें और स्टेंजा पता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मान लो 4 स्टेंजा हैं, एक लाइन हर स्टेंजा में 6 लाइन है, तो हमें पता है टोटल कितनी लाइन हो गई, 24 हो गई। ऐसे ही होगा ना, तो ये होकर के राइम स्कीम या राइम पैटर्न मैंने निकालना ही बता दिया। जो लास्ट की लाइन होती है पोयम की उसको पढ़ते हैं, उसकी हम या तो लास्ट अक्षर को मिलाते हैं, लास्ट के 2 को मिलाएंगे, 2 नहीं मिलेंगे तो 1 को मिलाएंगे, और उससे भी काम नहीं चलता तो फिर हम बोलकर देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। फुट और मीटर मैंने अभी, फुट और फीट मैंने समझाई, सॉरी इधर देखेंगे सिलेबल अभी मैंने निकालना आपको बता ही दिया है, और आपको वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। फुट और फीट क्या होते हैं ये भी समझा देंगे आपको, ये भी पूछा जाता है। मीटर नेम ऑफ मीटर, तो संख्या के हिसाब से ये मीटर के नेम डिसाइड होते हैं। इसमें जो अपन देखते हैं जब सिलेबल जो होता है अनस्ट्रेस्ड है कि स्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जो होता है उसको वीक सिलेबल भी कहा जाता है, उसमें डम का यूज़ किया जाता है, डम, और उसको ये जो मार्क देख रहा है इससे चिन्हित किया जाता है, इसको शॉर्ट सिलेबल भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखें स्ट्रेस्ड सिलेबल, तो ये स्ट्रॉन्ग सिलेबल कहा जाता है, इसको डा से अपन मतलब व्यक्त करते हैं कि डा, जैसे डा, डम जल्दी बोला, डम डा, तो ये स्ट्रेस्ड हो रहा है, और इसको इस चिन्ह से अपन बताते हैं। और लॉन्ग सिलेबल भी कहा जाता है, वैसे भी हम बोलते हैं तो थोड़ा सा जब स्ट्रेस्ड होगा तो लॉन्ग सिलेबल होगा, थोड़ा देर तक बोला जाता है। ठीक है, नेम ऑफ सिलेबल्स पेयर, अब जो सिलेबल्स के हिसाब से उनके नाम डिसाइड होंगे, पहला अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा स्ट्रेस्ड होगा तो क्या होगा, आयम्बिक, पहला स्ट्रेस्ड होगा दूसरा अनस्ट्रेस्ड होगा तो क्या होगा बताइए, टोकेक। इस प्रकार पहला भी स्ट्रेस्ड है और दूसरा भी स्ट्रेस्ड है तो स्पॉन्डीज। तो इस प्रकार से अपन को नाम याद रखना है। पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, तो ये भी अपन को याद रखना है फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी हैं, जैसे कि हम देखते हैं सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है ना, इस प्रकार से और भी हैं हमारी, तो वो हमें याद करना है। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री कौन कौन सी हैं, इसमें देखेंगे हम सोनेट है, ठीक है ना, और इसमें हम देखेंगे इलीजी है, सटायर है, तो ये फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं। पोएम्स लाइंस पेयर नेम, अब पोएम की कुछ लाइन होती हैं उसके पेयर के नेम भी हमें पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे 2 लाइन की जो होती है वो कपलेट कहलाता है, 4 की होती है वो क्वार्टरन कहलाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये लाइन होती है, 6 लाइन होती है वो सेस्टेट कहलाता है, और 2 क्वार्टरन होते हैं वो ऑक्टेव कहलाता है। तो ये सब हम उसको आपको समझा देंगे इसको। तो एमपी टेट ग्रेड फर्स्ट की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ, ये जो वीडियो जो आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उन लोगों को बता देता हूँ कि ये हमारा पहला वीडियो है इसका, इस पोएम का, तो ये यूट्यूब पर जाएगा। और जो लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूँ, जो एमपी टेट ग्रेड फर्स्ट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, काफ़ी सरल तरीके से करना चाहते हैं, सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझना चाहते हैं, तो वो प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है सरल एजुकेशन। तो ये देखें आप ज़रा,
ये सब हम पढ़ेंगे अब, ये पूरे हमारे कोर्स पे मिलेगा आपको। तो हमारे ऐप का नाम है सरल एजुकेशन, तो आप इसको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं बता दूं, आप ऑफर प्राइस चल रही है, मात्र 499 में आपको पूरा लिटरेचर का कोर्स मिल जाएगा। यदि आपको ऐप डाउनलोड करने में, कोर्स बाय करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप 9009232188 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो था आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और बहुत सारी बातें ऐसी जो आपको पहले कभी समझ नहीं आई होंगी तो वो आज समझ में आ गई होंगी, और नहीं भी आई हैं तो मैं आगे भी आपको ऐसा इसको हर एक पोयम में समझाता रहूँगा, तो जिससे आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगी। देखो, ये मैं भी समझता हूँ कि पोइट्री सबसे टफ सेक्शन है, और एक बार में अच्छे से समझ में आ जाना इतना आसान नहीं है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करना होगा। इसीलिए मैंने उन टफ पॉइंट के पूरे 10 पॉइंट के अलग से सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। जिसने वो 10 पॉइंट के वीडियो देख लिए और समझ लिए तो ये माने पूरी की पूरी पोइट्री उसको बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगी, कि उसमें तो पोइट्री में तो कुछ है ही नहीं, उसको ऐसा लगेगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।